विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर संजय सिन्हा आपको आज लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका का भाग 2 के बारे में बताऊंगा। इसके पहले की जो वीडियो थी उस पे हमने लोकतांत्रिक एवं समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका के संदर्भ में परिचय प्राप्त किया था। आज हम इसके और विशद चर्चा इसकी करेंगे। खासकर हम ये देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से प्रशासनिक संस्थाएं एक ऐसे वातावरण में यानी एक ऐसे समाज में जो लोकतांत्रिक है और समाजवादी मूल्यों से प्रेरित है, ऐसे समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की क्या भूमिका होती है। पूर्व के वीडियो में जैसा आपको याद होगा, मैंने ये बात कही थी कि प्रशासनिक संस्थाएं जो होती है वो अपने एक दिए गए वातावरण में कार्य करती हैं। यानी प्रशासनिक संस्थाओं का जो उद्देश्य होता है, उसकी जो संरचना, कार्यप्रणाली और जो कार्य व्यवहार होता है, वह दिए गए जो वातावरण है, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, ये वातावरण के घटक हैं। तो संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, प्रशासनिक मूल्य, समाज के नागरिकों में किस प्रकार से कार्य मूल्य हैं, नौकरशाहों के कार्य मूल्य क्या हैं, साथ ही साथ जो आम जीवन की जो संस्कृति है, विशेषकर कार्य संस्कृति और नैतिकता के जो मानदंड हैं, यह सब प्रशासनिक संस्थाओं के कार्यप्रणाली को और उसके व्यवहार को प्रभावित करते हैं। तो इस शीर्षक को पढ़ने का हमारा उद्देश्य यही जानना है कि प्रशासनिक संस्थाएं यद्यपि सभी देशों में एक जैसी दिखती हैं, लेकिन उनकी जो कार्यप्रणाली और व्यवहार होता है वो भिन्न भिन्न होता है। इसके बारे में मैंने आपको विस्तार से पिछले वीडियो में बताया था। तो आज हम ज़्यादा फोकस करते हुए अपने इस टॉपिक पर हम देखें कि भारत जैसे एक लोकतांत्रिक समाजवादी समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की क्या भूमिका है। तो सर्वप्रथम पुनः हम एक रिकॉल करें। हमने आपको बताया था लोकतांत्रिक समाज का मतलब क्या होता है, उसको आप फिर से यहाँ पर रिविज़न करें कि लोकतांत्रिक समाज एक ऐसा समाज है जिसमें जो शासन पद्धति है वह तो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी जाती है। शासन पद्धति यानी जो सरकारें हैं वो सरकारें जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें होती हैं, लेकिन जनता द्वारा मात्र चुनी गई सरकारों के होने से ही हम लोकतंत्र का होना नहीं मान सकते। वास्तव में लोकतंत्र एक जीवन मूल्य है ना। इसका अर्थ क्या होता है? जीवन मूल्य से तात्पर्य क्या है कि प्रत्येक जो नागरिक है उसका जीवन महत्वपूर्ण है, प्रत्येक के विचार महत्वपूर्ण है। शासन की जो निर्णय प्रक्रिया है उसमें जो भी लाभान्वित वर्ग है या अन्य वर्ग या हित समूह, इन सब की संस्थाओं में निर्णय प्रक्रिया में क्या होनी चाहिए? सार्थक भागीदारी होनी चाहिए। और जब तक ये भागीदारी नहीं होती है तब तक हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये लोकतांत्रिक संस्थाएं हैं। लोकतांत्रिक संस्थाओं का मतलब ये हुआ कि जो उनके लाभान्वित समूह हैं, जिनके लिए वो काम करती है, जो उनका उद्देश्य है और उन उद्देश्यों से जो लोग प्रभावित होने वाले हैं उनको हम लाभान्वित समूह कह रहे हैं। उन समूहों की क्या इच्छाएं हैं, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं को जानना, समझना और तदनुसार नीतियों का क्रियान्वयन करना और इस क्रियान्वयन के दौरान अधिक से अधिक लाभान्वित समूह की भागीदारी सुनिश्चित जब तक नहीं होती है तब तक हम इन संस्थाओं को लोकतांत्रिक संस्थाएं नहीं कह सकते। अन्यथा हम उनको क्या कहेंगे? हम कहेंगे भाई ये नौकरशाही प्रकार से काम चलाए जा रहे हैं, ये अपने मर्जी से काम करते हैं, हमारी तो ज़रूरतें हैं उनका ध्यान नहीं रखा जा रहा है, हमारी प्राथमिकताओं का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इन्होंने फैसले किए, समस्याएं हमारी है पर फैसले इन्होंने किए और ये जो समझते हैं सही उसी को ये क्या कर रहे हैं? क्रियान्वित कर रहे हैं। तो हमें तो वो लाभ मिल ही नहीं रहा है, हमारी समस्याएं दूर हो ही नहीं रही है। तो इस प्रकार अगर कोई प्रशासनिक संस्था कार्य करती है तो उसको हम कहेंगे कि भाई देखो वो नौकरशाही तरीके से काम कर रही है। पर प्रजातांत्रिक जो संस्थाएं होती हैं वो नौकरशाही प्रकार से काम नहीं करती, यद्यपि वो नौकरशाही पद्धति पर आधारित हो सकती है, लेकिन उनसे अपेक्षा की जाती है कि वह जो भी फैसले करे उन फैसलों में
जो लाभान्वित समूह है उनकी जो इच्छाएं हैं, उनकी जो प्राथमिकताएं, आवश्यकताएं हैं, उसका अधिक से अधिक क्या समावेश किया जाए और उनकी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तभी क्या है कि जो भी उद्देश्य लोकतांत्रिक संस्थाएं लेकर कार्य कर रही हैं, उन उद्देश्यों को सही तरीके से पूरा किया जा सकता है। यानी जनता की सहभागिता निर्णय स्तर पर और क्रियान्वयन स्तर पर, दोनों स्तर पर सुनिश्चित होनी चाहिए। तो ये लोकतांत्रिक समाज का मतलब ये हुआ कि एक ऐसा समाज जहाँ प्रत्येक नागरिक स्वयं को एक दूसरे से हर प्रकार से, हर दृष्टि से, खासकर राजनीतिक अधिकारों की दृष्टि से, सामाजिक अधिकारों की दृष्टि से समान समझे। हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो आर्थिक दृष्टि से भी समान समझे। भाई आर्थिक दृष्टि से समानता जो है ये तो संभव नहीं है। प्रत्येक अपने कार्यों के आधार पर ही जो है अपना जीविकोपार्जन करता है, धनोपार्जन करता है, तो उसमें भिन्नता हो सकती है। लेकिन जहाँ तक समाज की रचना का सवाल है, वहाँ पर तो सबके सामाजिक और राजनीतिक अधिकार क्या होने चाहिए, वो समान होनी चाहिए। यानी अवसर की समानता होनी चाहिए। सबको अपने अपने विचार, अभिव्यक्ति और अपनी पसंद के अनुसार जीविकोपार्जन करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और अपने विचारों को अभिव्यक्त करने की। तो इस प्रकार के समाज को हम लोकतांत्रिक समाज कहेंगे, जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति के विचार महत्वपूर्ण है, प्रत्येक व्यक्ति शासन प्रक्रिया में समान रूप से अधिकृत है, भाग लेने के लिए अधिकृत है और प्रत्येक व्यक्ति के हितों का रक्षण किया जाता है सरकार के द्वारा। तो इसका मतलब अगर हम संक्षेप में कहें कि लोकतांत्रिक समाज का मतलब क्या हुआ, तो एक ऐसा समाज जिसमें चुनी हुई सरकार है, एक और ऐसी सरकारें सामान्यतः क्या होती है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा पर निर्मित समाज होती है। यानी जो राज्य होता है उसका उद्देश्य जन कल्याण होता है, इसलिए ऐसे राज्य को हम लोक कल्याणकारी राज्य कहते हैं, जो समाज के प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए शासन की नीतियों का निर्धारण करता हो, उसको हम कहते हैं लोक कल्याणकारी राज्य। तो लोकतांत्रिक समाज की प्रमुख विशेषताओं में शामिल है चुनी हुई सरकार, लोक कल्याणकारी राज्य, नागरिकों के कुछ मौलिक अधिकार होते हैं और राज्य द्वारा सामाजिक एवं आर्थिक मामलों के निर्धारण में प्रत्येक नागरिक को समान अवसर और उन्हें स्वतंत्रता प्रदान की जाती है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक समाज कैसा समाज है, जहाँ प्रत्येक व्यक्ति महत्वपूर्ण है, हर दृष्टि से, राज्य की दृष्टि से वह महत्वपूर्ण है और प्रत्येक व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान कराए जा रहे हैं, जहाँ सामाजिक कह सकते हैं आधार पर या आर्थिक आधार पर या है ना राजनीतिक आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाता है और जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के विचार महत्वपूर्ण है, उनको अभिव्यक्त करने की आज़ादी है, ऐसे समाज को लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। इसमें एक और छोटी सी बात और दिमाग में रखें आप कि एक ऐसा समाज जहाँ प्रत्येक व्यक्ति के जो मूल्य हैं, उनकी जो आस्थाएं हैं, उनका जो विश्वास है, वो उतना ही महत्वपूर्ण है जितना किसी दूसरे व्यक्ति का। यानी प्रत्येक व्यक्ति को अपने मूल्य और आदर्शों को ना स्वीकार करने और उसके अनुसार आचरण करने का अधिकार होता है। तो इस प्रकार से एक ऐसा समाज जहाँ पर प्रत्येक व्यक्ति स्वतंत्र है और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता, ऐसे समाज को हम लोकतांत्रिक समाज कहते हैं। तो देखिए, प्रशासनिक संस्थाओं की भूमिका आपको पढ़नी है तो उसका एक वातावरण जो आपको दिया गया है वह है लोकतांत्रिक समाज का। तो लोकतांत्रिक समाज ऐसा समाज होता है, ऐसे समाज में चाहे वो सत्ता का आधार हो, चाहे वो है ना शक्ति का आधार हो या पैसे की ताकत का आधार हो या जाति या धर्म की ताकत का, ऐसा कोई आधार आपको नहीं मिलेगा। लोकतांत्रिक समाज जो अगर हम कहें आदर्श रूप में अगर हम देखें तो एक ऐसा समाज जहाँ पर किसी प्रकार का वर्ग भेद नहीं किया जाता, यानी यह भेद रहित समाज है। ऐसे समाज में प्रशासनिक संस्थाओं की क्या भूमिका होगी, ये हमको अध्ययन करना है। तो हमने अभी जाना कि लोकतांत्रिक समाज किसे कहते हैं। अब हम देखें कि क्या भारत एक लोकतांत्रिक समाज किस प्रकार से इसे हम कह सकते हैं, और लोकतांत्रिक जो समाज होते हैं उसके प्रशासनिक तंत्र की क्या विशेषताएं होती हैं। तो देखिए, लोकतांत्रिक समाज के जो प्रशासनिक तंत्र होता है उसमें एक विशेष आपको जो है कह सकते हैं कि विशेषताएं नज़र आएंगी, विशेष
कुछ संस्थाएं नज़र आएंगी, जिसमें प्रमुख होता है एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग। और यह जो है यही आयोग जो होता है ये सरकार के अधीन रहकर कार्य नहीं करता। यह एक संवैधानिक संस्था होती है, जैसा कि हमने आपको पहले बताया था कि भाई संस्थाओं के कई प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार मैंने संवैधानिक प्रकार भी बताया था। तो निर्वाचन आयोग जो है वह क्या है, एक संवैधानिक संस्था है और यह स्वतंत्र है। यानी जिस संविधान ने सरकारों को शासन शक्तियाँ प्रदान की है, उसी संविधान ने निर्वाचन आयोग को भी स्वतंत्र निष्पक्ष चुनाव करने के अधिकार प्रदान किए हैं। तो और यही आयोग जो है वो चुनाव के आम जो चुनाव होते हैं उसका संचालन की जिम्मेदारी निभाता है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप नहीं होता। तो और नागरिकों को आप देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार दिए जाते हैं। इसमें जाति, धर्म और पैसे का कोई या वर्ग का कोई भेद को स्वीकार नहीं किया जाता। सार्वभौम वयस्क मताधिकार का मतलब जिसकी आयु भारतवर्ष के परिप्रेक्ष्य में देखें, जिसकी आयु 18 वर्ष हो गई है, वो प्रत्येक व्यक्ति मत देने का अधिकार यानी उसको सरकार चुनने का अधिकार होता है। तो भारत में हम कह सकते हैं कि एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग है, सार्वभौम वयस्क मताधिकार है। और देखिए यहाँ की जो चुनी हुई सरकार होती है, जो सांसद होते हैं, जनप्रतिनिधि होते हैं, जो संसद का निर्माण करते हैं, उन्हीं के प्रति जो कार्यपालिका होती है, सरकार जिसे हम कहते हैं प्रभावी रूप में कार्यपालिका यानी कि प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, ये जो निर्णय लेते हैं ये अपने निर्णयों के प्रति संसद के प्रति उत्तरदायी होती है अपने निर्णयों के लिए। इसलिए जो भी सरकार निर्णय लेती है उसका संसद में अनुमोदन आवश्यक होता है। और यदि संसद बहुमत से उसका विरोध करती है तो सरकार को अपने फैसले बदलने पड़ते हैं। और यदि सरकार के फैसलों के प्रति तीव्र आक्रोश है संसद में और वो अपना बहुमत खो देती है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है। इस प्रकार से जो प्रशासन होता है, कार्यपालिका का जो प्रशासन होता है, वो संसद के प्रति अपने कार्यों के लिए उत्तरदायी होता है। साथ ही आप देखिए नागरिकों को मौलिक अधिकार दिए जाते हैं। देश में विधि का शासन होता है, यानी कि जो संविधान है या संसद द्वारा बनाए जो कानून है उसी के अनुसार प्रशासनिक संस्थाएं भी कार्य करती है। एक स्वतंत्र न्यायालय होता है जो यह देखता है कि संसद जो विधि बना रही है या प्रशासनिक अधिकारी जिन नियम और प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य कर रहे हैं वे सभी संविधान के अनुसार हैं या नहीं। तो विधि का शासन का मतलब हुआ जैसा विधि है उसी के अनुसार शासन होना चाहिए। और स्वतंत्र न्यायपालिकाओं के होने से तात्पर्य है कि ऐसी न्यायपालिकाएं जो सरकार के दबाव में नहीं है, सरकार के कार्यक्षेत्र से मुक्त हैं, वे स्वतंत्र हैं, उनकी स्वयं की अपनी शक्तियां हैं जो संविधान द्वारा प्रदत्त है। और स्वतंत्र न्यायपालिकाएं प्रायः संसद और कार्यपालिका द्वारा लिए गए जो फैसले होते हैं उन फैसलों की समीक्षा करती है और उनकी संवैधानिकता की जांच करती है। तो ये सारी बातें लोकतांत्रिक समाज के लक्षण में हम इसकी चर्चा कर रहे हैं। फिर आप देखिए कि जो भी प्रशासन के कार्य होते हैं उन कार्यों पर न्यायिक नियंत्रण होता है। न्यायिक नियंत्रण का मतलब ये हुआ कि यदि प्रशासनिक निर्णय विधि के अनुसार नहीं है तो उन निर्णयों को अमान्य, शून्य घोषित कर दिया जाता है। तो इस तरह से प्रेस की स्वतंत्रता यह भी एक जो है लोकतांत्रिक समाज का प्रमुख लक्षण है। तो मैंने अभी तक जो आपको चर्चा की वो बताया कि लोकतांत्रिक समाज से हमारा आशय क्या है, लोकतांत्रिक समाज किस रूप में हमारे समक्ष अभिव्यक्त होता है और उसमें क्या क्या विशेषताएं होती है। और अब हम इन जो पैरामीटर्स को हमने यानी जो आयाम हमने खड़े किए लोकतांत्रिक समाज का जो हमने लक्षण बताया, अब उसको हम लागू करके देखें भारत के संदर्भ में कि क्या भारत एक लोकतांत्रिक समाज है। तो आप देखिए भारत के जो संविधान है उसकी जो प्रस्तावना है उसमें निम्न शासन मूल्यों की प्राप्ति की घोषणाएं की गई। कौन कौन से शासन मूल्य हैं भाई, तो आप देखिए जैसे आप प्रस्तावना पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी बातें आएंगी। हम भारत के लोग भारत को कैसा एक राज्य बनाना चाहते हैं तो उसमें बहुत सारे मूल्य आएंगे। उसमें एक मूल्य आएगा लोकतांत्रिक शासन पद्धति, ये गणतंत्र है, समाजवादी समाज की स्थापना करना राज्य का उद्देश्य है। यानी यह राज्य जो है सरकारें जो है लोकतांत्रिक शासन पद्धति के अनुसार संचालित की जाएंगी। सरकारों का उद्देश्य समाजवाद की स्थापना करना है और यह गणतंत्र होगा। गणतंत्र से तात्पर्य कि इसका कोई वंशानुगत शासक नहीं होगा, प्रत्येक नागरिक को सरकार में शामिल होने का और राष्ट्राध्यक्ष बनने का अधिकार है।
तो यह गणतंत्र की स्थापना की जाएगी। शासन का उद्देश्य क्या होगा? तो नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय प्रदान करना, अवसर की समानता प्रदान करना और इस प्रकार एक समतामूलक समाज की स्थापना करना, यह किसका उद्देश्य है? तो यह राज्य का उद्देश्य है। यानी जो भी सरकारें बनेंगी, किसी भी पार्टी की बनेगी, जब वो सरकार में आएंगी तो सरकार को संविधान में वर्णित इन उद्देश्यों को पूरा करना है और इसके लिए वो उनको नीतियाँ और कार्यक्रम बनाने पड़ेंगे और उनकी नीति और कार्यक्रमों में ये सारी बातें परिलक्षित होनी चाहिए। फिर देखिए आप प्रस्तावना में जो बातें कही गई हैं वो है विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता, पंथ निरपेक्षता और बंधुत्व की भावना का विकास इत्यादि, यह भी मूल्य रखे गए। यानी सभी व्यक्तियों को स्वतंत्रता दी गई है। आपको पता है भारत के संविधान के भाग 3 के मौलिक अधिकारों के अंतर्गत जो अनुच्छेद है 14 से लेकर 32 तक, वो मौलिक अधिकारों की चर्चा करता है और उसमें अनुच्छेद 19 विशेषकर स्वतंत्रता के विभिन्न आयामों की चर्चा करता है। तो ये सारी बातें संविधान में मौलिक जो अधिकार हैं के रूप में आपको प्रदान की गई है, प्रत्येक नागरिक को प्रदान की गई है और यह दर्शाता है कि भारत में जो सरकारें होंगी, जो राज्य की संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करेंगी नीतियों के निर्माण में, योजनाओं कार्यक्रमों के निर्माण में, उनका उद्देश्य क्या होगा? उनका उद्देश्य एक समाजवादी समतामूलक समाज की स्थापना करना होगा और अपने शासन की शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार से करेंगे कि वह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की गारंटी दे सके, यानी उनकी सुरक्षा दे सके। तो इसके अलावे भाग 4 में अगर आप देखेंगे तो भाग 3 में तो मौलिक अधिकारों की चर्चा हुई और भाग 4 को अगर आप देखेंगे तो उसमें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की चर्चा हुई है और नीति निर्देशक तत्वों से आशय क्या है कि संविधान निर्माताओं ने कुछ निर्देश सरकारों के लिए पहले से ही लिखकर अंकित कर दिए हैं और उन्होंने अपेक्षा की है कि जो भी सरकारें होंगी वो सरकारें जब अपने योजनाएं कार्यक्रम बनाएंगी तो उसमें इन नीति जो निर्देशक जो तत्व है, यानी जो मूल्य इसमें वर्णित है, उन मूल्यों को ध्यान में रखकर अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों का निर्माण करेंगी। तो ये जो नीति निर्देशक तत्व है यह एक आदर्श समाजवादी समाज कह लीजिए कि स्थापना का इसका उद्देश्य है। यानी एक स्वस्थ समाज की रचना करना इसका उद्देश्य है, जिसमें जो वर्ग रहित हो, जिसमें किसी भी आधार पे, चाहे वो रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस, किसी के आधार पे उनमें भेदभाव न किया जाए, सभी को विकास के समान अवसर मिले, संसाधनों, देश में जो उपलब्ध प्राकृतिक संसाधन हैं उन संसाधनों का उपयोग इस प्रकार से किया जाए या उनका राज्य सरकार इस प्रकार से वितरण करे कि सबको समान उसका अवसर मिले, लाभ मिले। तो ये सारी बातें यह दर्शाती हैं कि भारत क्या है, एक लोकतांत्रिक समाज के रूप में स्थापित किया गया है। अब देखिए, हमने अभी तक देखा कि लोकतांत्रिक, अगर कोई समाज लोकतांत्रिक है तो उसका मतलब क्या हुआ, उससे हमारा क्या अर्थ निकलता है, ऐसे समाज के क्या लक्षण होते हैं, किस प्रकार इस प्रकार के समाज में किस प्रकार की प्रशासनिक संस्थाएं होती है, ये हमने देखा। अब हम देखें कि समाजवादी समाज से हमारा क्या आशय है। तो समाजवादी समाज, जैसा अभी तक आपने समझ लिया होगा, इसका मतलब ये होता है कि एक ऐसा समाज जहाँ सभी व्यक्ति विधिक दृष्टि से समान हैं तथा राज्य की जो भौतिक संपदा और जो राजनीतिक व्यवस्था है इस पर सभी का समान अधिकार होता है। वस्तुतः जो राज्य होता है वह किसी भी देश की प्राकृतिक संपदाओं का स्वामी होता है, चाहे वो ज़मीन हो, जल हो, खनिज लवण हो, वनस्पतियाँ हैं, ये जो भी है, जो संपदा है, प्राकृतिक संपदा, उसका जो स्वामी होता है वो राज्य होता है। अब इस संसाधनों का इस प्रकार से राज्य का वितरण करना है, राज्य को इस प्रकार से वितरण करना है कि इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति उठा सके और संसाधनों के अभाव में किसी व्यक्ति को, है ना, अर्थ संकट पैदा न हो। ऐसा न हो कि कुछ वर्ग विशेष जो है इन संसाधनों पे कब्जा कर ले और वही उनका दोहन करे और वे लोग ही अमीर हो जाएं और बाकी संसाधनों के अभाव में अपने जीविकोपार्जन न कर पाएँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समाजवादी समाज की विशेषता होती है कि संसाधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है और राज्य जो है उन संसाधनों का न्यायोचित तरीके से वितरण करती है, जिससे सभी व्यक्तियों को, है ना, जीविकोपार्जन की, है ना, सम्यक
है ना, जस्ट जिसको कहते हैं अधिकार प्राप्त हों। दूसरा, समाजवादी समाज के संदर्भ में और बातें आप देख सकते हैं कि समाजवादी समाज के समन्वित विकास के लिए प्रयत्नशील होता है। समन्वित से तात्पर्य है सभी वर्गों का संतुलित विकास होना चाहिए, समावेशी विकास होना चाहिए, इसमें वर्ग भेद नहीं पाया जाता है। ये समतामूलक समाज की स्थापना पर जोर देता है। ऐसे समाज में जो शासन के केंद्र होते हैं वो कोई एक ना होकर अनेक होते हैं। जैसे भारत में देखिए, केंद्र में एक सरकार है, राज्य की सरकारें हैं और फिर स्थानीय सरकारें भी हैं, और ये सभी क्या करती हैं, संसाधनों के वितरण में अपनी अपनी भूमिका निभाती है। और शासन किसी एक स्तर पर न होकर अनेक स्तरों पर संचालित किया जाता है। इसका लाभ यह होता है कि जो नागरिक हैं उनको शासन प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर मिलता है। तो इस प्रकार से जो समाजवादी समाज है उसमें हम लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, अवसर की समानता, विधि के शासन, उत्पादन के स्रोतों और साधनों का समान वितरण और विशेषकर वंचित जो वर्ग है उसके लिए अलग से कल्याणकारी योजनाएं भी चलाई जाती हैं। तो एक ऐसा समाज जो इन सब गुणों से युक्त है, ऐसे मूल्य की स्थापना करता है जहाँ पर सभी को समान जीवन जीने का अवसर मिले, सम्मानजनक जीवन जीने का अवसर मिले, प्रत्येक नागरिक की गरिमा सुनिश्चित की जा सके, ऐसे समाज को हम समाजवादी समाज कहेंगे। और इसके दो महत्वपूर्ण लक्षण, जैसा मैंने बताया कि जो प्राकृतिक संसाधन है उस पर राज्य का नियंत्रण होता है और राज्य ही उनका क्या न्यायोचित तरीके से वितरण करता है ताकि एक समतामूलक समाज की स्थापना की जा सके। तो भारत क्या एक समाजवादी समाज है? तो इस संदर्भ में आप देखिए कि निश्चित रूप में भारत के जो नीति निर्माता रहे, संविधान के जो निर्माता रहे और जो सरकारें रहीं भिन्न भिन्न समयों पर, उनके अगर नीतियों का विश्लेषण करेंगे और जिस प्रकार से भारतीय शासन का प्रशासन चलाया जाता है उसको अगर हम देखें तो पता चलेगा कि भारतीय शासन जो है वह समाजवादी उद्देश्यों से प्रभावित रहा है, प्रेरित रहा है, संचालित रहा है। तो अब आप ये बात कैसे कहेंगे? तो इसके लिए कुछ लक्षण मैंने यहाँ लाल आप देखें रेड कलर्स में लिख रखे हैं। मिश्रित जो है अर्थव्यवस्था भारत में अपनाई गई। जब देश आज़ाद हुआ तो हमने पूंजीवादी व्यवस्था या पूर्ण साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है पद्धति का अनुसरण किया। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि कुछ विशेष क्षेत्र सरकार अपने हाथ में लेती है और उन क्षेत्रों का, उन सेक्टर्स पर वो क्या करती है कि लोक उपक्रमों का निर्माण करती है। यानी सरकार जो है वो निगम के रूप में, कंपनी के रूप में जो है लोक उपक्रमों का निर्माण करती है। वो खुद पूंजी की स्थापना करती है और वस्तु और सेवाओं का उत्पादन और उनका वितरण करती है। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि नागरिक जीवन के जो महत्वपूर्ण जो आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को निर्बाध तरीके से पूरा किया जा सके। और अगर जो महत्वपूर्ण जो सेवाएं हैं अगर उन्हें उपलब्ध नहीं होगी तो फिर क्या होगा? अगर ये सेक्टर्स प्राइवेट सेक्टर्स में चले जाएंगे तो फिर मूल्यों के निर्धारण जो है निजी पूंजीपतियों के हाथ में होगा और बहुत सारे जो अक्षम लोग हैं उनको वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता, ऊंची कीमत न दे पाने के कारण उनसे वो वंचित रह जाएंगे। इसलिए जो आवश्यक वस्तु और सेवाएं हैं उनकी निरंतरता को, उपलब्धता को बनाए रखने के लिए सरकार क्या करती है? लोक उपक्रमों का निर्माण करती है। तो ऐसे व्यवस्था को हम मिश्रित व्यवस्था कहते हैं, जहां महत्वपूर्ण जो विषय हैं, जो सेक्टर्स हैं उद्योग के क्षेत्रों में सरकार भी निगम और कंपनियों के माध्यम से व्यापार करती है, पर उसके व्यापार का उद्देश्य वस्तु और सेवाओं की उपलब्धता को बनाए रखना, उचित मूल्य पर उपलब्ध कराना। जबकि निजी क्षेत्र के लिए भी बहुत सारे सेक्टर्स खुले छोड़ दिए जाते हैं, तो सरकारें जो है उनके ऊपर भी नियमन रखती है, नियंत्रण करती है ताकि वे भी अपने ग्राहकों का शोषण न कर सके। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं और ये एक प्रमुख लक्षण रहा। और इसी के अंतर्गत आपने देखा होगा कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हमारे देश के संतुलित और समन्वित विकास के लिए पंचवर्षीय योजनाओं का निर्माण किया गया था और यह एक प्रमुख लक्षण है समाजवादी समाज के होने का। इसी प्रकार से आप देखिए समाजवादी समाज
कि कुछ और पैरामीटर्स हैं, कुछ और मानक हैं, जिसमें केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली है और उस नियोजन को यानी जो योजनाएं बनाई गई वो सेंटर के द्वारा बनाई जाती है और सेंटर के द्वारा बनाए जाने के पीछे उद्देश्य ये होता है कि एक व्यापक परिप्रेक्ष्य में संपूर्ण भारत में किस प्रकार से एक संतुलित विकास हो, उस परिप्रेक्ष्य में योजनाएं बनाई जाती हैं, ताकि ऐसा ना हो कि कुछ राज्यों का विकास हो और शेष राज्यों में जो विकास की गति धीमी हो। अगर ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, वो आप जानते हैं कि जनसंख्या का एक राज्य से दूसरे राज्य में माइग्रेशन हो जाएगा। तो इसलिए क्योंकि भारत में एकल नागरिकता है तो कोई व्यक्ति कहीं भी जाकर रह सकता है, तो इस प्रकार से असंतुलित विकास को रोकने के लिए ज़रूरी था कि केंद्रीकृत नियोजन प्रणाली अपनाई जाए। और इसलिए पंचवर्षीय योजनाओं के तहत भारत में आप देखिए योजना आयोग का निर्माण किया गया, जिसका वर्तमान में नाम नीति आयोग कर दिया गया है। तो और न केवल योजनाएं बनाई जाती बल्कि उन योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए बहुत सारे प्रशासनिक संस्थाओं का निर्माण किया जाता है, तंत्र का निर्माण किया जाता है, जो क्षेत्र में जाकर उन योजनाओं को क्रियान्वित करते हैं। तो इस तरह से ये सारे लक्षण ये दर्शाते हैं कि भारत जो है समाजवादी अर्थव्यवस्था को स्थापित करने के लिए प्रयत्नशील है। अच्छा, मैंने ये बहुत सारी बातें पूर्व में आपको बता दी हैं। आप और कुछ पैरामीटर्स जोड़ सकते हैं समाजवादी समाज को पहचानने के लिए कि भारत एक समाजवादी समाज है। तो आप इसमें देखिए कि वर्ग भेद और सामाजिक भेदभाव को दूर करने के लिए भारत में सकारात्मक विभेदीकरण, जिसे हम सामान्य भाषा में आरक्षण कहते हैं, वो हम यहाँ पाते हैं कि संविधान के अंतर्गत ही यद्यपि समानता की बात कही गई है, लेकिन युक्त निर्बंधन की बात भी कही गई है, जिसका अर्थ आशय ये होता है कि किसी व्यक्ति समानता का जो मूल्य है उस सीमा तक हम उसको स्वीकार करेंगे जिसकी वजह से किसी वंचित वर्ग को नुकसान न हो। यानी यदि असमानता है तो असमानता दूर करना हमारा प्रथम उद्देश्य है, ताकि समानता स्थापित की जा सके। इसी को हम सकारात्मक विभेदीकरण कहते हैं। तो इस दृष्टि से भारत में आरक्षण की व्यवस्था है, जिसका मूल उद्देश्य सामाजिक भेदभाव को दूर करना और लोगों को बेहतर जीवन के लिए अवसर प्रदान करना। दूसरी तरफ और देखिए आप कि अक्षम जो व्यक्ति है या वर्ग समूह है, उसको सहायता के लिए अनेक प्रकार के सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मनरेगा इत्यादि। ये जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वह लोगों को रोजगार देने के साथ साथ ऐसे लोग जो स्वयं अपनी देखभाल नहीं कर सकते, वृद्ध पुरुष हैं, स्त्री हैं, बच्चे हैं, अपंग लोग हैं, उनके लिए सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। आपने नाम सुना होगा, वृद्धावस्था पेंशन योजना। ये सारी बातें किस लिए, तो उसका उद्देश्य है लोगों को सामाजिक सुरक्षा देना, ताकि वो अपना गरिमामय जीवन व्यतीत कर सकें। तो इस प्रकार समाजवादी समाज के जो लक्षण हैं वो भारत में हमको दिखाई देते हैं और उन उद्देश्यों को पूरा करने के लिए संस्थाएं भी हैं। जैसा मैंने आपको बताया, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, रिजर्व बैंक, यह सब कैसे एक आर्थिक समानता लाई जाए जिससे नागरिकों को गरिमामय जीवन जीने का अवसर मिले, इसके लिए ये संस्थाएं प्रयत्नशील हैं। तो भारत इस दृष्टि से एक समाजवादी समाज है। तो अब आप देखिए कि भारत एक लोकतांत्रिक और समाजवादी समाज है। ऐसे समाज में प्रशासनिक संस्थाओं का महत्व, ये जो हमारा शीर्षक था, उस बिंदु पर अब हम आते हैं कि जैसा मैंने पूर्व में बताया कि प्रशासनिक संस्थाएं अपने दिए गए वातावरण के अनुसार ही कार्य करती है। यदि वातावरण लोकतांत्रिक है, समाजवादी है, तो प्रशासनिक संस्थाओं का जो उद्देश्य है, उसकी संरचना, कार्यप्रणाली और जो कार्य व्यवहार होगा वह भी लोकतांत्रिक मूल्यों और समाजवादी उद्देश्यों से प्रभावित होगा, संचालित होगा, नियंत्रित और निर्देशित होगा। तो और उसकी सफलता जो है इसी बात पर निर्भर करेगी कि उसने इन उद्देश्यों को किस सीमा तक प्राप्त किया। तो आप देखें, निर्वाचन आयोग और लोक सेवा आयोग, लोकपाल और लोक आयुक्त, केंद्रीय और राज्य सतर्कता आयोग, ये कुछ उदाहरण हैं उन संस्थाओं की जिनके बारे में विस्तार से बाद में पढ़ेंगे। तो ये संस्थाएं मूलतः कर क्या रही हैं? निर्वाचन आयोग एक जो है स्वतंत्र निर्वाचन प्रक्रिया का आयोजन करता है, जिससे कि एक वास्तविक चुनी हुई सरकार बनती है। अगर मान लीजिए कि ये
जो निर्वाचन आयोग है ये सरकार के प्रभाव में कार्य करती, तो फिर तो सरकारें बदलती ही नहीं, और जब सरकारें ही नहीं बदलती तो फिर लोकतंत्र कैसे होता। तो अब आप इतिहास उठाकर देखिए, भारत में सरकारें बदलती रही हैं और यह दिखाता है कि जो निर्वाचन आयोग है उसने स्वतंत्र निष्पक्ष भूमिका निभाई है, और जो है जनता ने सरकारों को जब चाहा तब उन्होंने बदला है। और ये भारत पूरे विश्व में इसी बात के लिए जाना जाता है कि यद्यपि भले ही यहाँ साक्षरता दर कम हो, लेकिन लोगों में अपने अधिकारों को लेकर और राज्यों के जो कार्य हैं या राज्यों ने जो नीतियाँ योजनाएं बनाई या उनकी जो कार्यप्रणाली रही है उसका वो बहुत सटीक मूल्यांकन कर पाते हैं। और यदि सरकारें उनके मनपसंद रहीं, उनकी ज़रूरतों को पूरा की, तो उसकी कंटिन्यूटी बनी रहती है, अन्यथा क्या होता है, सरकारों को बदल दिया जाता है। तो भारत में कई बार सरकारें बदली, ये दर्शाता है कि निर्वाचन आयोग ने निष्पक्ष और स्वतंत्र भूमिका निभाई। इसी तरह लोक सेवा आयोग अगर न होता तो आप इमेजिन करें कि क्या हमारी जो प्रशासनिक वर्ग है उसमें एक जो उम्मीदवार है वो क्या बिना किसी, जिसको कहते हैं कि दबाव के या धन के या बल या राजनीतिक धार्मिक प्रभाव के, क्या उसको नियुक्ति मिलती। तो निश्चित रूप में लोक सेवा आयोग का मुख्य उद्देश्य ये होता है कि रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, प्लेस, इन सब चीज़ों को एक किनारे करके केवल उसकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर, उसकी तकनीकी योग्यता के आधार पे या पद की जैसी आवश्यकता है, मांग है, उसके अनुसार ही चयन करके उम्मीदवारों को नियुक्त करने की वो सिफारिश करता है। तो एक स्वस्थ लोकतंत्र के लिए आवश्यक है कि जो प्रशासनिक वर्ग में जो नियुक्तियां की जा रही हैं वह स्वतंत्र रूप से और प्रोफेशनल, पेशेवर तरीके से उनकी नियुक्तियां की जाए, न कि जाति और धर्म और धन के प्रभाव में नियुक्तियां की जाए। तो लोक सेवा आयोग, खासकर संघ लोक सेवा आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना का उद्देश्य क्या है कि सभी को समान अवसर, यानी शासन, प्रशासनिक अधिकारी भी शासन की शक्तियों का प्रयोग करते हैं, वो भी राज्य के संप्रभु शक्तियों का प्रयोग करते हैं। तो राज्य में समान अवसर इस दृष्टि से उपलब्ध कराना लोक सेवा आयोग का उद्देश्य होता है। और अगर प्रशासनिक अधिकारी भ्रष्टाचार करते हैं तो इसके लिए आपने देखा होगा कि लोकपाल और लोक आयोग जैसी संस्थाएं हैं जो उन भ्रष्टाचार पर नियंत्रण रखने का प्रयास करती हैं। तो अब हम निष्कर्ष देखें, हमने ये जो शीर्षक पढ़ा, जो 2 भागों में पढ़ा, उसका मुख्य उद्देश्य क्या था, वह इस बात को समझना था कि कोई भी देश की जो प्रशासनिक संस्था होती है वो शून्य में या निर्वात में कार्य नहीं करती। उस देश की जैसी राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और विशेषकर संवैधानिक जो वातावरण होता है उसी के अंतर्गत वह कार्य करती है। वह उन्हीं उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करती है जिन उद्देश्यों के लिए संविधान ने उनको निर्देशित किया या संसद ने या कार्यपालिका ने उनका निर्माण किया। लेकिन ऐसा करते समय वो समाज के जो मूल्य हैं, मूल्य प्रतिमान हैं, जो संस्कृति का मूल्य है, उसका भी प्रभाव उनके कार्यप्रणाली पर पड़ता है। और इसलिए यदि प्रशासनिक संस्थाएं प्रभावी नहीं हैं, सही तरीके से काम नहीं कर रही हैं, तो संवैधानिक दृष्टि से राज्य भले ही लोक कल्याणकारी हो, लेकिन उन उद्देश्यों को कभी भी प्रभावी तरीके से लागू नहीं किया जा सकेगा। तो संक्षेप में प्रशासनिक संस्थाओं की जो कार्यप्रणाली है उसी पर किसी भी देश की लोकतंत्र और संविधान की मर्यादाएं निर्भर करती हैं। धन्यवाद।